बात बहुत पुराने समय की है। एक यात्री जो दूर दूर की सैर करता था, अपनी आंखों देखी एक ऐसी घटना सुनाता है जो सुनने में अजीब लेकिन सच्ची है। उसने कहा, मैं अपनी यात्रा के दौरान एक बड़े हलचल भरे शहर में पहुंचा। उस दिन मैं लंबी और थकाऊ यात्रा से इतना टूट चुका था कि मेरे पैर जवाब दे रहे थे। मैंने एक साधारण सी सराय में रात बिताने के लिए बिस्तर लिया। सराय का मालिक बड़ा होशियार था। मैंने उसे बताया, मैं एक ऐसा यात्री हूं जो देश विदेश घूमता है। मुझे इस पुराने शहर का भ्रमण करवाओ, इसकी प्राचीन इमारतें दिखाओ, उनका इतिहास बताओ, या कोई ऐसा शख्स दो जो मुझे इस शहर की सैर करवा सके। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सुबह सुबह एक बूढ़े घोड़ा गाड़ी वाले से मिलवाता हूं। अगली सुबह उसने मुझे एक पुरानी घोड़ा गाड़ी के पास ले जाकर उस बूढ़े से मिलवाया। वो बूढ़ा झुर्रियों से भरा चेहरा लिए, लेकिन आंखों में चमक लिए, मेरे सामने था। उसने मुझे गाड़ी के अगले हिस्से में बिठाया और पूछा, बताइए, आपको इस शहर की कौन सी ऐतिहासिक इमारतें देखनी है? मैंने हंसते हुए कहा, भाई, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे देश से सैकड़ों मील दूर से आया हूं। बस मुझे इस शहर की हर दिलचस्प और ऐतिहासिक जगह दिखा दो। उसने गंभीर होकर कहा, अगर आप सचमुच अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो क्या आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊं जो बदबूदार और गंदी है? मैंने चौंक कर पूछा, उस गंदी जगह में ऐसा क्या खास है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? उसने घोड़ा गाड़ी को एक पल के लिए रोका और बोला, साफ साफ बताइए, क्या मैं आपको वहां ले जाऊं जहां आपकी उत्सुकता का जवाब मिलेगा? मैंने उत्साह से कहा, हाँ, बिल्कुल, मुझे वो गंदी जगह दिखाओ, लेकिन ये वादा करो कि मुझे वहां निराशा नहीं होगी। उसने कहा, ठीक है, फिर आप तेज खुशबू की बोतलें और एक बड़ा सा रेशमी रुमाल ले लें। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्यों? बूढ़े ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जिस जगह मैं आपको ले जा रहा हूं वहां इन खुशबुओं की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैंने बाजार से तेज खुशबू की बोतलें मंगवाई। खुशबू बेचने वाले ने मुझसे पूछा, इन खुशबुओं की आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैंने बताया, ये घोड़ा गाड़ी वाला मुझे किसी ऐसी गंदी जगह ले जा रहा है जहां कोई खास चीज है। उसने बूढ़े से फुसफुसाकर पूछा, आप इस भले आदमी को कहां ले जा रहे हो? फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, हाँ, वो जगह तो आपकी उत्सुकता जरूर शांत करेगी, लेकिन वहां की बदबू आपके दिमाग को खराब कर देगी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और गाड़ी में बैठ गया। लंबी सैर के बाद जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी उस जगह की सीमा पर पहुंची, मेरे नथुनों में सड़ी हुई बदबू घुसने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वो बदबू इतनी तेज हो गई कि मेरे लिए सहना मुश्किल हो गया। मैंने तुरंत जेब से रेशमी रुमाल और खुशबू की बोतलें निकाली। रुमाल को अपनी नाक पर बांध लिया, जिससे बदबू कुछ कम हुई, लेकिन बूढ़ा घोड़ा गाड़ी वाला हांफने लगा। हाय, मेरा तो यहां सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने गलती कर दी, मुझे भी बाजार से खुशबू और रुमाल ले लेना चाहिए था। मैंने तपाक से कहा, तुमने तो मुझे पहले ही खुशबू और रुमाल लेने को कहा था। उसने लाचार होकर कहा, सच कहूं, मैं इस हाल में गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आप बुरा न माने तो बाजार वापस चलकर रुमाल और खुशबू। मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम ऐसा करो, मेरा एक रुमाल ले लो, मैं दूसरे से काम चला लूंगा। बूढ़े ने मेरी बात मान ली और मेरा रुमाल अपनी नाक पर बांध लिया, लेकिन इससे मेरे नथुनों में बदबू की तीव्रता और बढ़ गई। खुशबू और बदबू का मिश्रण मुझे परेशान करने लगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने देखा कि वहां गंदगी की टोकरियां उठाई जा रही थी, जो देखने में साफ थी। मैंने बूढ़े से पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, बस अब तुम एक अजीबोगरीब नजारा देखोगे। वो नजारा था कि उस जगह के बीचों बीच एक खूबसूरत जवान लड़की नग्न हालत में एक लंबी जंजीर से बंधी थी। उसके चारों ओर सफाई कर्मचारियों की भीड़ थी। हर कोई अपने सिर पर रखा गंदगी का टोकरा उस पर फेंकता
और फिर उस जंजीर से बंधी लड़की के साथ गलत व्यवहार करता। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला दृश्य था। मेरे दिल में दुख की लहर दौड़ गई। वहां की बदबू इतनी घिनौनी थी कि मेरा वहां खड़ा रहना मुश्किल था। मैंने बूढ़े की ओर देखा और गुस्से में बोला, ये कितना भयानक नजारा है। ये लोग उस खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, अपनी चिल्लाहट को जरा थाम लो। तुमने ये नजारा देख लिया, इसे गौर से देखो। इसकी कहानी मैं तुम्हें ऐसी जगह सुनाऊंगा जहां हवा साफ और सुकून भरी होगी। मैंने आखिरी बार उस बेबस लड़की की ओर देखा जो अचेत पड़ी थी। उसे देखकर लगता था जैसे उसे पता ही न हो कि उसके पास कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। फिर बूढ़ा मुझे गाड़ी में बिठाकर उस घिनौनी जगह से दूर एक खूबसूरत और शांत इलाके में ले गया। मेरे दिमाग पर उस नजारे की बर्बरता और बदबू का असर अभी भी था। काफी देर बाद जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, मैंने बूढ़े से पूछा, तुमने जो भयानक नजारा मुझे दिखाया उसके पीछे का राज क्या है? वे लोग उस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, पहले ये बताओ, जो नजारा मैंने तुम्हें दिखाया क्या वो अद्भुत था? मैंने उसकी तारीफ की। हां, वाकई अनोखा था। बूढ़ा खुश हो गया और बोला, अब सुनो उस लड़की की कहानी। तुमने देखा, शहर के बीचों बीच गंदगी के ढेर में जंजीरों से बंधी उस लड़की को। वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि हमारे देश की रानी है। मैं चौंक पड़ा। क्या रानी? बूढ़े ने कहा, हां, अब मैं तुम्हें एक ऐसी रानी की कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें यकीन करने में वक्त लगेगा। उसने बताया, हमारे सम्राट ने एक बार एक गरीब रियासत को जीता। वहां का दौरा करते समय उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत को अपनी 2 जवान बेटियों के साथ सिकुड़कर बैठे देखा। सम्राट अपने घोड़े से उतरा और बूढ़ी औरत से बोला, डरो मत, ये दोनों जवान लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक गरीब अभागी औरत हूं। मेरा बेटा और पति युद्ध में मारे गए। अब मेरे पास कोई रोजगार नहीं, नहीं इन बेटियों के सिर छिपाने को कोई सहारा। राजा ने उन जवान लड़कियों की ओर गहरी नजरों से देखा। भले ही उनकी हालत बदहाल थी, उनके चेहरों की खूबसूरती और हाव भाव ने राजा के दिल को छू लिया। उसने बूढ़ी मां को पास बुलाया। बूढ़िया डरते डरते कांपते कदमों से राजा के करीब आई। राजा ने नरम स्वर में पूछा, इन बच्चियों के भविष्य का क्या सोचा है तूने? बूढ़िया ने लाचार होकर कहा, हुजूर, मेरी सोचने की ताकत तो कब की खत्म हो चुकी है। हम गरीबों का भविष्य क्या, सपने और योजनाएं तो आप जैसे राजाओं के हिस्से में आते हैं। राजा ने दोनों बहनों को पास बुलाया और उनसे बात की। उनमें छोटी, जिसका नाम सनम था, अपनी बड़ी बहन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और चतुर थी। राजा ने सनम से पूछा, क्या तू किसी राजा की रानी बनना चाहेगी? सनम ने शर्माते हुए आंखें झुकाकर कहा, मेरा ऐसा भाग्य कहा, महाराज। राजा ने फिर पूछा, तेरा दिल क्या कहता है? तेरा भविष्य कैसा होगा? सनम ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा भविष्य? ज्यादा से ज्यादा कोई फकीर या आपकी सेना का सिपाही मेरा पति बन जाएगा। राजा ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और बोला, अगर मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहूं तो कोई आपत्ति? सनम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो गर्व होगा, महाराज, अगर मैं आपकी रानी बनूं। राजा ने बूढ़ी मां को बुलाकर कहा, क्या तुझे कोई आपत्ति है अगर मैं तेरी बेटी को अपनी रानी बनाऊं? बूढ़िया ने यह सुनते ही अपना हाथ दिल पर रख लिया। वो सदमे में चुप खड़ी रही। राजा ने दोबारा पूछा, बोल बूढ़िया, खामोश क्यों है? मैं तेरी खामोशी का क्या मतलब समझूं? वो चुप रही। राजा जाने को हुआ तो सनम ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, रुकिए, मैं मां की ओर से जवाब देती हूं। उसने मां को हिलाया, लेकिन बूढ़िया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। खुशी के मारे उसका दम निकल चुका था। राजा ने दुखी होकर दोनों बहनों से माफी मांगी। मुझे माफ करो, मेरी एक इच्छा ने तुम्हारी मां की जान ले ली।
काश मैंने ऐसा न कहा होता। बड़ी बहन अपनी मां की अचानक मौत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सनम खामोश थी। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार की चमक थी। राजा जाने लगा तो सनम ने धीमी आवाज में पुकारा। राजा ने पलटकर उसकी आंखों में प्यार और रानी बनने की चाहत देखी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, सनम को मेरे पास लाओ। सनम मुस्कुराते हुए आई। राजा ने पूछा, हाँ सनम, तूने मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा, महाराज, क्या मेरा भाग्य ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रानी बनूं? मैं आपकी रानी बनने को तैयार हूं। राजा ने 3 बार पूछा, मुझे वफादार रहोगी? और सनम ने हर बार जवाब दिया, जी हां महाराज, मैं वफादार रहूंगी। जब महल 6 कोस दूर रह गया, राजा ने दोनों बहनों को एक छोटे महल में ठहराया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, मेरे महल जाओ, दरबार सजाओ और गुलाब जल, कीमती खुशबूदार पानी और रेशम के कपड़े भेजो। राजा चाहता था कि सनम और उसकी बहन साफ सुथरी और रानी के लायक दिखें। नौकरानियों ने दोनों को कई बार खुशबूदार पानी से नहलाया, सजाया और रेशम के कपड़े पहनाए। फिर राजा उन्हें शान से अपने महल ले गया। सनम की खूबसूरती देखकर सभी दंग रह गए। अगले दिन सनम और राजा की शादी धूमधाम से हुई। सनम को ताज पहनाया गया और वो गर्व से रानी की तरह राजा के बगल में बैठी। राजा सनम से शादी कर खुश था। उसने सनम की बहन की शादी अपने एक वफादार मंत्री से करवा दी। राजा दिन रात सनम की खुशामद में डूबा रहता। उसने सनम की इच्छा से उसकी रियासत की उपाधि भी वापस कर दी। एक दिन सनम ने बताया कि वो गर्भवती है। राजा ने खुशी में महल में बड़ा समारोह रखा, जिसमें विद्वान और ज्योतिषी बुलाए गए। सनम शान से राजा के साथ बैठी और उसकी खूब आवभगत हुई। रात में संगीत और नृत्य की महफिल सजी, जो देर तक चली। राजा ने ताली बजाकर समारोह खत्म किया। इसी दौरान सनम को पता चला कि दरबार में मशहूर ज्योतिषी और हस्तरेखा विशेषज्ञ ऋषि मौजूद हैं। सनम ने राजा से कहा, मैं अपना हाथ ऋषि को दिखाना चाहती हूं। राजा ने ऋषि को बुलाया और कहा, रानी का हाथ देखो और उसका भविष्य बताओ। ऋषि ने रानी का हाथ पकड़ा, उसे गौर से देखा और बार बार छोड़ा। राजा ने पूछा, मेरी रानी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भविष्य कैसा होगा? ऋषि ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मैं रानी की लकीरों का हिसाब लगाकर कल बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे महाराज का हाथ देखना होगा। राजा ने हैरानी से पूछा, मेरा हाथ क्यों? ऋषि बोला, मैं दोनों के हाथ जोड़कर भविष्य देखना चाहता हूं। ज्योतिषी ने राजा और रानी के हाथों को तसल्ली से देखा। उसने न जाने क्या देखा कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने राजा की हथेली पर उंगलियों से क्रॉस का निशान बनाया। उस जमाने में ये इशारा खतरे की चेतावनी देता था। उसने कई बार ये निशान बनाया। राजा ने उत्सुकता से ज्योतिषी की आंखों में देखा। ज्योतिषी ने एक आंख मारी और धीमी आवाज में बोला, महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी सनम ने उत्साह से पूछा, ये क्या कह रहा है? राजा ने बात छुपाते हुए कहा, वो तुम्हारी और हमारे बच्चे की लकीरों का हिसाब लगाएगा। रानी ने फिर पूछा, कैसा हिसाब? ज्योतिषी ने आदर से कहा, रानी, अभी मैं आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य का हाल नहीं बता सकता। रानी ने तंज कसते हुए कहा, क्या ज्योतिषी हो तुम जो लकीरें देखकर भविष्य नहीं बता सकते? ज्योतिषी ने गर्व से जवाब दिया, रानी, मेरे ज्ञान पर शक है तो इस दरबार में पूछ लीजिए, मैं क्या चीज हूं? रानी ने व्यंग्य में कहा, अगर तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना घमंड है तो अभी बता दो मेरी लकीरों में क्या है। ज्योतिषी ने शांत स्वर में कहा, नहीं रानी, अभी नहीं, कल बताऊंगा। रानी ने नाराज होकर कहा, यह तो धोखेबाज ज्योतिषी लगता है। राजा का एक वफादार मंत्री आगे आया और बोला, रानी, ये ज्योतिषी अपने काम में माहिर है। लेकिन रानी ने नाराजगी से कहा, मुझे इसकी योग्यता पर भरोसा नहीं। राजा ने चुपके से ज्योतिषी को संदेश भिजवाया
कि वो उसे एक मंत्री के घर पर मिले। रात में राजा और ज्योतिषी अकेले में मिले। राजा ने पूछा, तुमने मेरी हथेली पर खतरे का निशान क्यों बनाया? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपने मेरे माथे पर पसीना देखा ना? राजा ने कहा, हां, तुम मेरे और सनम के हाथ देखकर क्यों घबराए? बताओ, तुमने क्या देखा? ज्योतिषी ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, मैंने रानी की हथेली में 3 लकीरें देखी। राजा ने पूछा, क्या? ज्योतिषी ने रुकते हुए कहा, पहली लकीर कहती है कि वो रानी बनेगी, दूसरी में बेवफाई लिखी है, और तीसरी में संतान की लकीर तो थी। लेकिन वो चुप हो गया। फिर बोला, मैंने आपके हाथ देखे महाराज, उनमें संतान की लकीर कहीं नहीं थी। राजा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? मेरी रानी गर्भवती है, हमारा बच्चा आने वाला है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे नसीब में संतान नहीं? ज्योतिषी ने दृढ़ता से कहा, महाराज, चाहे मेरी गर्दन काट ले, लेकिन आपके हाथ में संतान की लकीर नहीं है। राजा ने गर्जना की, ठीक है, मैं तुम्हारी बात दूसरे ज्योतिषी से जांचूंगा। अगर तुम सही हुए तो इनाम पाओगे, और अगर झूठ बोला तो दर्दनाक मौत मिलेगी। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, इसे गुप्त कैदखाने में डाल दो। राजा ज्योतिषी की बात से परेशान था। रानी के हाथ में संतान की लकीर है, लेकिन मेरे में नहीं। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये क्या नाटक है? मंत्री ने सलाह दी, महाराज, इस ज्योतिषी पर भरोसा न करें। वो झूठ बोल रहा है, इसे हल्का जहर देकर मार देना चाहिए। राजा ने पूछा, क्यों? मंत्री बोला, अगर ये बात बाहर फैली तो सल्तनत में हंगामा मच जाएगा। ये आपका और रानी का रिश्ता खराब करना चाहता है। राजा ने कहा, मैं इसे 4 दिन बाद मिलूंगा। जब राजा रानी सनम के पास लौटा, उसने पूछा, ज्योतिषी ने हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में क्या कहा? राजा ने झूठ बोला, वो धोखेबाज था, मैंने उसे भगा दिया। फिर उसने सनम को बाहों में लिया और प्यार से पूछा, सनम, तुम मुझसे उम्र भर वफादार रहोगी ना? सनम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने मुझे गरीबी से उठाकर रानी बनाया। मैं आपसे वफा और मोहब्बत नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आपने मेरी तकदीर बदल दी। राजा उसकी बात से संतुष्ट हो गया। 2 दिन बाद मंत्री ने खबर दी, महाराज, ज्योतिषी को जहर दे दिया गया, उसकी हालत खराब है। लेकिन उसने एक और चौंकाने वाली खबर सुनाई, महल में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो ज्योतिषी को मारना चाहते थे। राजा ने हैरानी से पूछा, कौन और क्यों? मंत्री बोला, महाराज, वो गिरफ्तार शख्स अजीब बातें कर रहा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या? मंत्री एक पल के लिए खामोश होकर स्तब्ध खड़ा रहा। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम चुप क्यों हो? उस भाड़े के कातिल ने क्या बताया? मंत्री ने राजा को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए बोला, महाराज, मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है कि मैं अपनी वफादारी निभाऊं। धैर्य रखिएगा। उसने राजा का नाम लेकर कहा, वादा कीजिए, आप उस कातिल की बात सुनकर गुस्से में नहीं आएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं खुद उसकी बात सुनूंगा। मंत्री राजा को जेल में उस भाड़े के कातिल के पास ले गया। उसने बताया, रानी सनम ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं 1000 दीनार के बदले ज्योतिषी को मार दूं। राजा ने पसीना पोंछते हुए पूछा, लेकिन क्यों? कातिल बोला, मैं नहीं जानता कि रानी उसे क्यों मरवाना चाहती है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मुझे तुरंत ज्योतिषी से मिलवाओ। मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने उसे जहर दे दिया, शायद वो मर चुका हो। राजा ने गर्जना की, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। जब राजा और मंत्री जेल पहुंचे, ज्योतिषी की सांसें अभी बाकी थी। राजा ने पूछा, ज्योतिषी, तुमने किस विश्वास से कहा कि मेरे नसीब में संतान की लकीर नहीं, लेकिन रानी के हाथ में है? ज्योतिषी ने कमजोर आंखें खोलकर कहा, मुझे अपने हस्तरेखा ज्ञान पर गर्व है। मैंने जो देखा वही सच है। रानी की लकीरों में बेवफाई और संतान है,
लेकिन आपकी में संतान नहीं, और रानी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर ज्योतिषी मर गया। राजा ने मंत्री से कहा, ज्योतिषी की लाश नदी में बहा दो और उस भाड़े के कातिल को कहो कि हमने उसका अपराध माफ कर दिया। लेकिन वो रानी से झूठ बोले कि ज्योतिषी को मार दिया। राजा ने पूछा, इस समस्या का हल क्या है? मंत्री ने सलाह दी, महल में खबर फैलाएं कि ज्योतिषी को किसी अज्ञात कातिल ने मार डाला। लाश को अभी नदी में न बहाएं। रानी को लगे कि ज्योतिषी मर गया। साथ ही रानी की हरकतों पर गोपनीय नजर रखें। राजा ने पूछा, यह कैसे होगा? मंत्री बोला, मैं महल की नौकरानियों को रकम का लालच देकर जासूसी करवाऊंगा, लेकिन ये बात हमारे बीच रहेगी। आप रानी के सामने मोहब्बत वाला रवैया रखें। मंत्री ने महल की कुछ नौकरानियों को भारी रकम देकर रानी की जासूसी के लिए तैयार किया। वे रानी की हर गतिविधि पर नजर रखती थी और रोज मंत्री को रिपोर्ट देती। मंत्री राजा को सब बताता। शुरू में रानी की हरकतें सामान्य थी, वो किसी अपराधी जैसी नहीं लगती थी। लेकिन सवाल यह था, एक गरीब खानदान की लड़की जो रानी बन चुकी है, अपने राजा से बेवफाई क्यों करेगी और ज्योतिषी को क्यों मरवाना चाहती थी? राजा का दिल ज्योतिषी की बात से बेचैन था। रानी के हाथ में संतान की लकीर, लेकिन उसके हाथ में नहीं। जासूस नौकरानियों ने बताया कि रानी सामान्य जीवन जीती है, सुबह सैर करती है, फिर महल की दाइयों से चेकअप करवाती है और अपने कमरे में रहती है। लेकिन मंत्री ने रानी की हरकतों पर और गहरी नजर रखने का फैसला किया। उसने 2 अतिरिक्त नौकरानियों को जासूसी के लिए लगाया। उन्होंने बताया कि रानी रोज दाई के कमरे में 15 मिनट बिताती है। मंत्री ने दाई के कमरे के आसपास जासूसी का जाल बिछाया। एक दिन जासूसों ने गोपनीय सूचना दी। रानी जब दाई के कमरे में गई तो दाई का एक नौकर समर वहां मौजूद था। दाई अपने कमरे से निकलकर बगल के कमरे में चली गई और रानी समर के साथ अकेली रह गई। मंत्री ने चौंक कर कहा, यह क्या माजरा है? रानी तो दाई के पास चेकअप के लिए जाती है, फिर वो नीच नौकर समर वहां क्या कर रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा और मंत्री ने चेहरों पर नकाब डाले और तेजी से दाई के कमरे की ओर बढ़े। वे पहले दाई के पास पहुंचे। सिपाहियों ने दाई को पकड़कर मारा पीटा और पूछा, बताओ, रानी और तुम्हारा नौकर समर क्या कर रहे हैं? दाई रोते हुए राजा के पांव पकड़कर बोली, मैं बेकसूर हूं। रानी ने मुझे मजबूर किया। किस काम के लिए? मंत्री ने सख्ती से पूछा। दाई हकलाते हुए बोली, जी जी। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे कमरे में बंद करो, पहले रानी और समर को देखते हैं। उसने सिपाहियों से मोटा हथियार लाने को कहा जिससे दरवाजा तोड़ा जा सके। सिपाहियों ने एक झटके में दरवाजा उखाड़ दिया। दीवारें कांप उठीं। कमरे में नजारा देखकर राजा दंग रह गया। रानी सनम और नौकर समर नग्न हालत में रंगरेलियां मना रहे थे। दोनों राजा और सिपाहियों को देखकर सदमे में आ गए। राजा ने शांत लेकिन गहरी नजरों से सनम को देखा। सिपाहियों ने समर की गर्दन पकड़ ली, लेकिन राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो। समर डरते हुए दीवार की ओर खड़ा हो गया। राजा ने दाई से कहा, तुम भी दीवार की ओर खड़ी हो। फिर उसने रानी से पूछा, सनम, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सनम खामोश रही, जैसे उसकी जुबान तालू से चिपक गई हो। राजा ने नरम स्वर में कहा, डरो मत सनम, मैं वादा करता हूं कि न तुम्हें, न समर को, न दाई को मारूंगा। बस साफ साफ बताओ, इस नीच समर के साथ अपनी हवस क्यों मिटाई? सनम ने रोते हुए राजा के पांव पकड़े और बोली, महाराज, मैंने आपसे शादी रानी बनने के लिए की थी। वो इच्छा पूरी हो गई, लेकिन मेरी यौन इच्छाएं आपसे शांत नहीं हुई। मैंने समर को दौलत और जेवरात देकर अपनी सेवा में लिया। मेरे गर्भ का बच्चा आपका नहीं, समर का है, और दाई को मैंने भी लालच दिया।
मंत्री ने दाई से पूछा, ये सच है? दाई ने कबूल किया, हां, मुझे भी दौलत का लालच दिया गया। राजा शांत स्वर में सनम के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारा भाग्य गलत समझा। मैंने सोचा था कि तुम मेरी रानी बन सकती हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य किसी राजा के साथ नहीं, बल्कि इस नीच समर के साथ है। मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के हवाले करता हूं। उसने रानी का ताज उतारकर जमीन पर फेंक दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सनम और समर के पांव में जंजीर डालो। उन्हें शहर के सबसे बड़े गंदगी के ढेर पर बांध दो। सफाई कर्मचारियों को कहो कि पहले उन पर गंदगी फेंके, फिर उनकी हवस की आग बुझाए। फिर उसने दाई को कहा, तुम लालची हो, लेकिन तुम्हारा कसूर मृत्यु का नहीं। तुम्हें छोड़ता हूं। सिपाहियों ने राजा का आदेश माना। सनम और समर को जंजीरों में जकड़कर शहर के गंदगी के ढेर पर बांध दिया गया, जहां सारी गंदगी ठिकाने लगाई जाती थी।